welcome to all of you. Myself is Pradeep Gupta. Today I will go discuss here last topic of organic reaction mechanism part. तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। कुछ क्या मेथड हैं, कुछ ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अब ऐसा तो है नहीं कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट बन जाता होगा, कुछ स्टेप होते होंगे और उन्हीं बेस्ट पाथवे को टू एक्सप्लेन द बेस्ट पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वह बेस्ट पाथवे होता है, सबसे बढ़िया रास्ता होता है बतलाने का कि हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से किस तरह से बना है। यानी उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे बतलाएंगे कि जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहे हैं वही सही है। जो रिएक्शन मैकेनिज्म बीच में हो रहा है थ्रू आउट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन फ्रॉम रिएक्टेंट, तो वह जो हम रास्ता बता रहे हैं कैसे बताएंगे, क्या एविडेंस है कि जो हम रास्ता बता रहे हैं प्रोडक्ट के बनने की वह सही है। तो उसके कुछ तरीके हैं जिनको हम बता सकते हैं। एक तो ये हो सकता, एक पहला ये है कि हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे। हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे। जब प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे तो ये बताएंगे कि देखिए हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बांड टूट रहा है, इस तरह से बांड बन रहा है, यह ग्रुप निकल रहा है, यह जुड़ रहा है, इसीलिए और ऐसा हो रहा है तो इसीलिए इस पाथवे से यह हमारा प्रोडक्ट बना है। दूसरा ये है कि हम यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है हम उसका प्रेजेंस को डिटरमाइन करेंगे कि जो यह इंटरमीडिएट यहाँ उपस्थित है उसको डिटरमाइन करेंगे। क्लियर। आइसोटोपिक इफेक्ट देखेंगे। आइसोटोप क्या होते हैं, वही सेम एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट। तो आइसोटोप लगा करके हम स्टडी करेंगे। फिर काइनेटिक्स स्टडीज़ करेंगे। तो काइनेटिक्स स्टडीज़ मतलब कि हम उसके काइनेटिक का या कह सकते रेट ऑफ द रिएक्शन का स्टडी करेंगे। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिकल स्टडीज, यानी स्टीरियो ऑफ केमिकल रिएक्शन का स्टडी करके हम बताएंगे कि हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरह से गया है, इस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मेथड्स हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने का। तो पहले जान लेते हैं कि एडवांटेज क्या है मैकेनिज्म का। तो मैकेनिज्म का हिंदी जो होता है क्रियाविधि, क्या होता है, क्रियाविधि। आप 12th में पढ़े होंगे। तो इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस क्रियाविधि कैसे बना है वही चीज़ हम बताएंगे। तो कहा जाता है कि जो मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में मैकेनिज्म का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है, क्योंकि बिना मैकेनिज्म के थ्रू, बिना मैकेनिज्म को जाने हम, बिना मैकेनिज्म को समझे हम प्रोडक्ट की एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि हमारा यही बनेगा। अब वो जरिया है, एक तरीका है बतलाने का कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे जाएंगे, बीच में यह रास्ता है, वही हमारा क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो कुछ उसके रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हैं। जब हम मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रपोज करते हैं कि जैसे मान लो यह रिएक्टेंट है, यह प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ साइंटिस्ट आएंगे, बताएंगे कि यह रिएक्टेंट इस पाथवे से प्रोडक्ट में गया है, यह रिएक्टेंट इस पाथवे से गया, कि नंबर ऑफ रास्ता सब बताएंगे, नंबर ऑफ मैकेनिज्म बताएंगे, नंबर ऑफ जरिया बताएंगे, नंबर ऑफ तरीके बताएंगे। लेकिन अब इनमें से एक्चुअल में कौन सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप को निचलौल से गोरखपुर जाना हो तो आप क्या कहोगे, यही कहोगे डिफरेंट
लोगों से पूछोगे तो हर लोग कहीं ना कहीं अलग अलग रास्ते बताएंगे, लेकिन अब उनमें आपको कौन आसान पड़ेगा, कौन बेहतरीन लगेगा, कौन सबसे बढ़िया पाथवे होगा या रास्ता होगा, उसी रास्ते को आप चुनोगे जो स्मार्ट तरीका होगा, स्मार्ट रास्ता होगा, कि हमारा रास्ता भी ठीक हो और डिस्टेंस भी कम हो। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो बढ़िया से, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दे प्रोडक्ट की फार्मेशन का और स्मार्ट वे से, तो उसको हम उसी वाले को लेकर पढ़ा जाता है और अपना रिसर्च पेपर दे देते हैं कि क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि देयर शुड बी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक वाइल प्रपोजिंग द मैकेनिज्म। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं, बतलाते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं, तो उसके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। वह बिंदु है, वह पॉइंट है कि जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, उसके द्वारा हम एनर्जी जो उस केमिकल रिएक्शन में चेंज हो रहा है, जैसे मान लो हमारा ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और हम बता रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, फला रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने में जो एनर्जी चेंज हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने में जो एनर्जी चेंज हुआ है, उस चेंज को आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वह फुलफिली एक्सप्लेन कर दे। तो पहला पॉइंट हमारा ये रहा। और दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, दूसरा पॉइंट जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहे हो तो हमेशा वह एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखा है ना, इट इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द यूज ऑफ मैकेनिज्म। यानी कि आप मैकेनिज्म के द्वारा, जैसे मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और किसी ने थियोरिटिकली बता दिया कि यह रिएक्शन मैकेनिज्म पाथवे जाएगा या यह पाथवे, इस पाथवे से, इस तरीके से हम प्रोडक्ट के फार्मेशन को बता देंगे। तो जब आप यह रिएक्शन मैकेनिज्म या यह तरीका बता रहे हो दुनिया को कि इस पाथवे से जाओगे तो आप प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वह जो पाथवे है, तो पहला कंडीशन ये है कि इसका कि एनर्जी चेंज को एक्सप्लेन कर देना चाहिए यह पाथवे। दूसरा ये है कि जब हम इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करें तो सही आना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सही आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई आपको निचलौल से गोरखपुर भेज रहा है, रास्ता बता रहा है, तो अब एक्सपेरिमेंटल तरीका भी होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल तरीका क्या है? यह निचलौल है और मान लो यह गोरखपुर है, तो अब यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो कोई बता दिया कि ऐसे चले जाओगे तो गोरखपुर पहुँच जाओगे, यह रास्ते हैं बीच के। तो आप पहला तो यह है कि एनर्जी चेंज इसमें, और दूसरी बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ठीक ठाक बैठना चाहिए। यानी कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि हम निचलौल से जब गोरखपुर जा रहे हैं तो उस व्यक्ति का बताया हुआ जो रास्ता था, जो बताया था उसने, वह सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो आप उसी को दुनिया के सामने रखोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आप जो मैकेनिज्म प्रपोज्ड कर रहे हो वह एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व होना चाहिए। क्लियर? और थर्ड बात है कि यह जो आप रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहे हो यह सेम टाइप के या सिमिलर अदर रिएक्शन के लिए भी अप्लीकेबल होना चाहिए। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? जैसे सुन लो, देखो, नहीं समझ में आया फिर से देख लेते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है, आई थिंक ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो अब हमारा तीसरी बात इसमें यह है कि इट कैन बी अप्लीकेबल, तीसरा नंबर के इट कैन बी अप्लीकेबल ऑन सिमिलर टाइप ऑफ अदर रिएक्शन। यह जो मैकेनिज्म आप प्रपोज्ड कर रहे हो, जैसे मान लो CH3X है, आप H2O के साथ रिएक्शन करा दे रहे हो, H2O है ये,
और कह दे रहे हो प्रोडक्ट ये बन जा रहा है। तो अब मैकेनिज्म क्या बता रहे हो कि ये हमारा CH3X था, इसमें H2O का OH माइनस वाला पार्ट OH माइनस पीछे से आ रहा है, इसको लेकर के निकल जा रहा है और उस तरह से हमारा CH3OH बन जा रहा है और फिर बाद में प्लस X माइनस लिख रहा है और यही X माइनस HX बना ले रहा है। तो यह जो आप मैकेनिज्म बता रहे हो, यह पहला तो एनर्जी चेंज को एक्सप्लेन करना चाहिए, दूसरी बात एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तीसरी बात है अदर सिमिलर रिएक्शन के केस में भी ऐसा होना चाहिए। सिमिलर कहने का मतलब इसी तरह से देखो CH3CH2X, उसी तरह से सेम है। अगर हम H2O की जगह डाइल्यूट NaOH ले लें, डाइल्यूट NaOH ले लें तो इसमें भी क्या होगा, OH माइनस आएगा, तो सेम वही होगा, OH माइनस बैक साइड से आएगा, इसको निकाल देगा, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा CH3CH2OH बन जाएगा, प्लस क्या होगा हमारा HX। यानी कि आप यह जो रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहे थे, आप कह रहे थे, तो वह सही है, क्योंकि वो कंडीशन यहाँ भी अदर सेम टाइप की रिएक्शन को भी वह कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो अब आगे देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट कंडीशन है, सॉरी नेक्स्ट हो गया कि वही है एप्लीकेबल ऑन द सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को जो डिटरमाइन कैसे करा जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम कैसे बताएंगे कि यही रिएक्शन है, सॉरी कैसे बताएंगे कि यही रिएक्शन मैकेनिज्म पाथवे फॉलो होगा, यही क्रियाविधि के साथ यह प्रोडक्ट बनेगा। तो आप कैसे बताओगे, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप प्रोडक्ट की एनालिसिस करो। देखो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री को समझ रहे हो, ऑर्गेनिक में मज़ा आ रहा होगा, तो आप आज मैकेनिज्म बताने के तरीके को जान जाओगे। यानी कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे बन रहा है, उसका क्या जरिया होता है, मैकेनिज्म होता है। लेकिन मैकेनिज्म को आप कैसे दुनिया के सामने प्रपोज करोगे, दुनिया के सामने कैसे रखोगे, वह तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे, यह जो प्रोडक्ट बनेगा हम उसकी एनालिसिस करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। और दूसरी बात है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट की उपस्थिति को डिटरमाइन करेंगे कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और हम मैकेनिज्म में बता रहे हैं कि यह कोई मान लीजिए कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो पहला तो ये हो गया कि हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे। और दूसरी बात कि जो हम प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट बता रहे हैं उसकी एनालिसिस करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे, उसको ज्ञात करेंगे, उसको बतलाएंगे, उसको दुनिया के सामने रखेंगे। पहला क्या होगा, प्रोडक्ट एनालिसिस। दूसरा क्या हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट को ज्ञात करना। और तीसरा क्या है, आइसोटोपिक इफेक्ट। यानी कि जैसे मान लो हमारा अगर यह रिएक्शन है और हम H2O डाल दिए और बता रहे हैं कि यह एक तरह का एल्कोहल बन जा रहा है, तो अगर यह H2O है, बार बार वो बन जा रहा है, H2O है। अब ये हुआ कि हम कैसे आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हम मैकेनिज्म बता दिए, यहाँ से यहाँ ये एल्कोहल बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब आइसोटोप का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोटॉन के किसी एक प्रोटॉन को उसके आइसोटोप से हटा करके फिर इस केमिकल रिएक्शन का हम स्टडी करेंगे कि रेट पे उसके CH2 उसके रेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इसीलिए इन दोनों को हम एक ही में करके पढ़ लेते हैं। अभी देखिएगा जब, यानी कि ये क्या हो गया, आइसोटोपिक इफेक्ट के द्वारा हम रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी कर लिए। और चौथी बात है काइनेटिक्स स्टडी, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है उसके हम काइनेटिक्स का स्टडी करेंगे, उसके
केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी करेंगे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो रेट का स्टडी करेंगे। क्लियर है? रेट ऑफ द रिएक्शन की स्टडी करेंगे। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की स्टडी करेंगे। क्लियर है? और लास्ट वाला क्या है? स्टीरियो केमिकल स्टडीज है। क्या है हमारा लास्ट वाला? लास्ट वाला ध्यान से देखना, क्या है लास्ट वाला हमारा? लास्ट वाला हमारा है स्टीरियो केमिकल स्टडी। स्टीरियो मतलब उसके स्टीरियो केमिस्ट्री के ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन हम उसका स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। यानी कि अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं और बीच में बोल दे रहे हैं कि यह मैकेनिज्म, हम दुनिया के सामने बोल दिए कि इस तरह से मैकेनिज्म चलाओगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उस मैकेनिज्म को कन्फर्म करने के लिए 4-5 स्टेप थे। पहला था प्रोडक्ट एनालिसिस था, दूसरा इसमें जो इंटरमीडिएट था उसको डिटरमाइन करना था, तीसरा आइसोटोपिक इफेक्ट था, आइसोटोप से हटा कर इसके स्टडी कर लेना, और चौथा था उसके रेट की स्टडी करना। अब पांचवा क्या हमारा? स्टीरियो केमिकल स्टडीज, यानी कि यह जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बन रहा तो इसकी स्टीरियो में क्या चेंज आ रहा है। मान लो अगर हम इसका एक बारी आर देखें तो कहीं ये आर ही आ रहा है कि यस भी आ रहा है। अगर हम रिएक्टेंट सिस लेकर चले थे, रिएक्टेंट अगर हम सिस लेकर चले थे तो यह सिस ही आ रहा है कि ट्रांस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर सिस टू सिस रहेगा तो आप क्या इसको बोलोगे? सिस टू सिस रहेगा तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इसमें इसके स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसके स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और इसको क्या बोलोगे? इसके स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या हो रहा है? इसके स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज हो रहा है। चेंज को हम इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। अब उसी तरह से मान लो इसमें अगर आर था रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट था और यहाँ मान लो हमारा प्रोडक्ट है, तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट शुरुआत में आर था और प्रोडक्ट में अगर आर ही रहा तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे इसको? बताओ। नहीं, इन्वर्जन नहीं कहोगे, इसको आप बोलोगे कि यह अपना स्टीरियो केमिस्ट्री बचा के रखा है। और आप बोलो, और अगर आर से रिएक्टेंट हमारा आ रहा और प्रोडक्ट में क्या हो गया? चेंज हो गया, तो इसको आप बोलोगे इन्वर्जन। क्या बोलोगे? इन्वर्जन, या इसी को वार्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं। और अगर आर से आर ही रह गया तो आप बोलते हो रिटेंशन, रिटेंशन इन कन्फिगुरेशन। क्या बोलते हो? रिटेंशन, मतलब अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन करके रख लेना। और यहाँ क्या? इन्वर्जन, इन्वर्ट कर देना, बदल देना, उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना, चेंज कर देना। तो यहाँ पर एक तरह से स्टडी है, यहाँ पर क्या हमारा स्टडी है? स्टीरियो केमिकल स्टडी है। तो आई थिंक स्टीरियो केमिकल स्टडी भी आ गया होगा समझ में आपको कि क्या हमें कैसे पढ़ना है। तो 1 बाय 1 चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोडक्ट एनालिसिस और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे, यानी कि हम जैसा कि बता चुके हैं यह हमारा फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने का यह प्रथम तरीका है, फर्स्ट स्टेप है। आइए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं उसकी स्टडी करनी रहती है, तो सबसे पहले मान लीजिए रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बनेगा हमारा, प्रोडक्ट की एनालिसिस करा जाता है और इसके नेचर पे एनालिसिस करा जाता है। इसका नेचर रिएक्टेंट का क्या था, अब इसका नेचर क्या हो गया है, यह कितना परसेंटेज बना है, यह कितना परसेंटेज बना है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब अवयव क्या है, यही सब फैक्टर हैं। इसी सब फैक्टर पे हम रिएक्शन मैकेनिज्म वाया प्रोडक्ट एनालिसिस बता देते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट एनालिसिस है रिएक्शन मैकेनिज्म को बताने का
बताने का, कंफर्म करने का प्रथम स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हम प्रोडक्ट को ले करके किसी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को ले करके स्टडी करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और उसमें क्या देखते हैं कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा बना है तो उसके नेचर में क्या आया है चेंज, उसके परसेंटेज क्या है, उसका कंपोजिशन अब क्या है। यही सारी चीज़ें हम ऑन दिस बेसिस पे प्रोडक्ट एनालिसिस के थ्रू हम रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज कर। देख लेते एक बार क्या लिखा है। इन दिस केस प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज एनालाइज। इसमें हम प्रोडक्ट जो बनता है केमिकल रिएक्शन में उसको एनालाइज कर लेते हैं और तब उसके नेचर और परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन को डिटरमाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नेचर। पहले हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कहने का मतलब, अगर स्टीरियो एनालिसिस करने का मतलब सब कुछ एनालिसिस, जो भी आप प्रोडक्ट के बारे में जैसे करते हो सब कुछ एनालिसिस कर लोगे कि मतलब क्या कार्बन चेन है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, या कह सकते हो उसका फार्मूला आप निकाल लोगे। उसके बाद आप नेचर देखोगे, नेचर एसिड है, बेसिक नेचर है, न्यूट्रल है कि कैसा है, ये सब देखोगे। फिर परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन देखोगे। परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन मतलब अगर हम यहाँ 100 ग्राम लेकर चले थे तो यहाँ अगर हमारा 58 ग्राम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, 58 ग्राम आ रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे? यहाँ 58% हमारा इल्ड है, इल्ड ऑफ द प्रोडक्ट है, या 58% हमें मिला है। इन्हीं सब बातों को दिखाते हुए हम प्रोडक्ट एनालिसिस करते हुए रिएक्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बता देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, इसमें देखिएगा कैसे हम स्टडी करते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस की। तो मान लो कोई हम रिएक्शन ले लिए जिसमें हमारा 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल को जब हम 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो हमारा प्रोडक्ट ये मिलता है। यही हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। अब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिए। अब यही बताना है कि यह कैसे बना है और मैकेनिज्म भी हमने बता दिया। अब उस मैकेनिज्म की सत्यता को परखने के लिए हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करने चले गए। किसकी एनालिसिस करने चले गए? प्रोडक्ट की। जब प्रोडक्ट की एनालिसिस करने गए तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला इस केमिकल रिएक्शन का? 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। क्या मिला? 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। तो जब इसका हम एनालिसिस करने गए तो ये कहा कि अगर हमारा, यहाँ देखते हैं, देखो ये हमारा 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल है। क्या है? 2-मिथाइल आईपीएसी नेम देखो, पहले लॉन्ग चेन लेते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेनॉल हो गया और सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है। तो क्या लिखोगे इसको? 2-मिथाइल ब्यूटे 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, एक मिनट, 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल। अब हम यहाँ 2-मिथाइल और सेकेंड पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है OL है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब पहले स्टेप में हो क्या रहा है? जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में इसको 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, तो यह जो OH था पहले स्टेप में क्या हो रहा है? यह जो OH था पहले स्टेप में क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन हो रहा है। क्या आ रहा है? प्रोटोनेशन। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है? अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन या OH ग्रुप का प्रोटोनेशन हो रहा है। अब यह क्या बन चुका? OH2 बन चुका, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो यहाँ से H2O निकल करके हमारा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट दे देता है। क्या दे देता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी कि फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करके, प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप हो करके क्या मिल गया हमारा? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिल गया। अब हम स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 में जा करके हम प्रोडक्ट अब फिर बनाते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि जो यह H2SO4 था हमारा,
यहाँ H2SO4 था, उसमें से हमारा यहाँ देख लो, ये जो हमारा H2SO4 था उसमें उसने आयनाइज होकर क्या दिया था, H+ दिया था और क्या छोड़ दिया था पीछे, HSO4- छोड़ दिया था। वही HSO4- यहाँ देखो, वही HSO4- आ करके इस प्रोटॉन को लेता है और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। उसी को हम क्या नाम देते हैं, 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन देते हैं। यानी प्रोडक्ट की एनालिसिस हमारी हो गई कि यह प्रोडक्ट जो हमारा था वह 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन कैसे बना है। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ है और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है, उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट इस प्रोटॉन को लेकर के यहाँ हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया है। आई थिंक समझ में आ गया। देखो वही बात यहाँ लिखा है कि फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट टेक्स प्लेस होगा वाया प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। दूसरे में क्या होगा, हमारा ब्यूटीन मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट की एनालिसिस हमने करा, मतलब इसमें करा कि हम प्रोडक्ट की एनालिसिस करें, प्रोडक्ट को लेकर के स्टडी करें कि हमारा इस रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट कैसे बना होगा। तो हमारे पास हमने ये सोचा, अच्छा देखो इसके पास क्या है, OH ग्रुप है। जब OH ग्रुप है और क्या है 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा जा रहा है, एसिड है, तो फिर हमने सोचा तो इसमें क्या हो सकता है। तो फिर दिमाग लगाया कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यही लोन पेयर प्रोटॉन को लेकर के प्रोटोनेशन कर लेगा। तो फिर हमने सोचा अरे ये तो प्रोटोनेशन कर लिया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से अगर यह निकल जाएगा H2O के रूप में तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा। और यहाँ से ये वाला प्रोटॉन निकाल दोगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड ला करके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि हम जो प्रपोज कर रहे हैं दिमाग में वह सही है। वह क्या है, वह सही है। रिएक्शन मैकेनिज्म वो क्या है, सही है। अब दूसरी बात, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम ज्ञात करेंगे। पहला क्या था, प्रोडक्ट की एनालिसिस हमने अच्छे से करी। अब दूसरी बात क्या करने जा रहे हैं, दूसरी बार हम पहली बात प्रोडक्ट की एनालिसिस करें, प्रोडक्ट की स्टडी करें। अब क्या करेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो उसमें बन रहा है, जो बनेगा उसकी हम स्टडी करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे, उसको ज्ञात करेंगे, उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट होता है वह जनरली या कह सकते हो लगभग 80 to 90% मोर देन 1 स्टेप में होते हैं। जब मोर देन 1 स्टेप में होगा कहीं ना कहीं इसमें क्या बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। अब जब रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया और इसी को हमें ज्ञात करना है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बेनायन बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, कार्बीन बन रहा है कि नाइट्रीन बन रहा है कि बेंजाइन बन रहा है, यही सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द देख लो फिर क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कंप्लीटेड इनटू मोर देन 1 स्टेप and in these step reaction intermediate are formed। क्लियर, रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा बनता है। अब इफ बाई एनी मीन का मतलब अगर किसी भी कारणवश, बाई एनी मतलब अगर हमें किसी भी तौर तरीके से प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट जस्टिफाई हो गया, प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट कंफर्म हो गया कि हाँ इंटरमीडिएट है, तो इस मैकेनिज्म को हम प्रपोज्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म को हम प्रपोज्ड कर सकते हैं कि अगर हम जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट कि हमारा ये हमारा है, कोई हमारा है, ये भी CH3 मान लो, ये सारे CH3 हैं, ये हमारा कोई रिएक्टेंट है और हम यहाँ एक्वस KOH डाल दिए हैं, लिक्विड KOH डाल दिया है, एक्वस KOH। तो यानी कहने का मतलब है हमारा KOH है, इसके साथ में क्या है, पानी भी है, वाटर भी है। तो अब हम ये और प्रोडक्ट अब हम ये कह रहे हैं कि
प्रोडक्ट कुछ मान लो यहाँ पर बना दिया गया होगा डायरेक्ट, मान लो ये बन गया और ये सारा CH3 है, CH3 है सारा। तो अब हम ये कह रहे होंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ मोर देन वन स्टेप वाला और ये क्या बनेगा, एक हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जरूर बनेगा। जब रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा तो एक बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। तो अब उसी रिएक्शन इंटरमीडिएट को अगर हम किसी तौर तरीके से, किसी तरह से जस्टिफाई कर लिए कि हमारा यही रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, तो हम बता सकते हैं कि यह रिएक्शन इसी मैकेनिज्म के द्वारा जाएगा। तो इसमें देख सकते हो कि हम अगर प्रपोज कर दिए कि हो सकता है H2O है, यह भी पोलर बांड है, H2O भी हमारा पोलर सॉल्वेंट है, सबसे पहले इस बांड को तोड़ेगा और क्या बनाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएगा। तो हम बोलेंगे, तो तुरंत हम रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रपोज कर देंगे, दुनिया के सामने रख देंगे कि हम बोलेंगे यह जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किसके द्वारा जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के द्वारा जाएगा। तो अब कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं। तो अब यहाँ देखो, अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बन रहा है, जो हम बता रहे हैं वह स्टेबल है और हम उसको इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर दिए, तो हम आसानी से उसका स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर लेंगे। कहने का मतलब हम कह रहे हैं कि कार्बोकैटायन बन रहा है और यह कार्बोकैटायन अगर स्टेबल बना, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना या इससे ज़्यादा स्टेबल बना, तो हम इसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करेंगे, जब आइसोलेट कर लेंगे या निकाल लेंगे, बना लेंगे, तो इसी का हम स्ट्रक्चर क्या करेंगे, डिटरमाइन कर देंगे। क्लियर? तब बताएंगे कि हाँ यह कार्बोकैटायन है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होता है, यही सब बताएंगे। अब एक अदर एग्जाम्पल है कि कैसे हम हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन में RCONH2 को RNH2 में कन्वर्ट करते हैं, और रिएजेंट हमारा क्या है, Br2NaOH है, और क्या है, H2O के साथ हीट दिया है। तो आइए, लिखा है ना कि फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट एनायन RCON-Br+, यही इंटरमीडिएट होता, बाद में इसी को हम आइसोसाइनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट RCON-Br+ आर आइसोलेटेड इन हाफमान N ब्रोमामाइड एमाइन, हाफमान रिएक्शन ऑफ N ब्रोमो एमाइड, इसको बोलते हैं N ब्रोमो एमाइड। और इसमें क्या होता है, इस केमिकल रिएक्शन में हमारा यह एनायन और आइसोसाइनेट हमारा RnCO जिसको कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर बनता है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा मैकेनिज्म है। RCONH2 था, RCONH2 ने क्या करा, यहाँ से हमारा HBr निकल गया, HBr निकला तो क्या हो गया, अब यह वाला बांड जुड़ करके NBr बना लिया। क्या बना लिया, NBr बना लिया। फिर उसके बाद हम इसमें OH डाले, क्या डाले, OH, यानी जो H2O था वो डाले, तो उसमें क्या हुआ, बेस ने इस प्रोटॉन को ले लिया, तो क्या बन गया हमारा RCONBr, RCONBr। फिर उसके बाद क्या हुआ है, इसी को RCON-Br+ कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से इस Br को निकाल दिया गया है, इस Br को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। वो कैसे निकाला गया है, यहाँ से O- आकर के यह जो NaOH था उसी का NaO- आकर के NaOBr लेकर के माइनस NaOBr निकल गया लेके। जब निकला तो क्या हुआ, अब दोनों इलेक्ट्रॉन ये करा क्या, इस पे ऊपर दे दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, कुछ याद आ रहा है, ये क्या बन रहा है, एसाइल नाइट्रीन बन रहा है। यही मैं कह रहा था कि एसाइल नाइट्रीन, जब नाइट्रीन पढ़ा रहा था उसमें ये भी बता रहा था कि हाफमान ब्रोमामाइड में भी नाइट्रीन बनता है। तो ये हमारा क्या बन गया, नाइट्रीन बन गया। अब देखो, अब मज़ा देखो इसमें क्या है, अब यह लोन पेयर यहाँ जाता है, ज्यों ही उस समय जाता है यह उठ करके इस नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल p ऑर्बिटल खाली रहता था उसमें अटैक कर देता था।
तो यहाँ क्या हो गया, जो यह RC बांड था यह टूट करके NR बांड हो गया, और यहाँ पर कौन सा बांड आ गया है, डबल बांड। देखो RN डबल बांड CO, RNCO, इसी को क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट। तो दो कैरेक्टरिस्टिक हमारा इसमें इंटरमीडिएट मिला, इसको हम नाइट्रीन या एसाइल नाइट्रीन बोल देते हैं, और यही बाद में रीअरेंजमेंट करके आइसोसाइनेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो अब स्टेबल तो क्या है, ये तो बहुत हाईली अनस्टेबल है, इसको हम, इस नाइट्रीन को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको आइसोलेट करा गया था और इसको आइसोलेट। तो ज्यों ही यह बना, कुछ समय के लिए बना, फ्यू सेकेंड के लिए, तुरंत यह किस में कन्वर्ट हो गया था, आइसोसाइनेट में। तो फिर ये कहा गया यह नाइट्रीन में बन गया होगा, नाइट्रीन से किस में गया होगा, आइसोसाइनेट में गया होगा। और उसके बाद यही फिर आइसोसाइनेट हमारा H2O डालने के बाद यह इस पर अटैक करता, O- बनाता है। जब O- बनाएगा तो मैकेनिज्म यहाँ पे देखो, तब क्या होगा, R होगा, सॉरी एक मिनट, मैं दूसरे पेन, RNCO- है, और क्या है, OH है, और फिर क्या है, OH2 है, सॉरी। ये हमारा है, और यहाँ क्या हमारा डबल बॉन्ड है। तो फिर यह नीचे आएगा, इस पर माइनस चार्ज कर देगा या इलेक्ट्रॉन दिखा देगा, वही देखो यहाँ दिखाया गया है। फिर उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यानी कि RCOO, मतलब हीट दोगे तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो CO2 निकल जाएगा, और ये उठ करके इस पर निगेटिव चार्ज, तो जो RNH निगेटिव चार्ज बना है हमारा, वह फिर क्या करेगा, ये वाला जो हमारा प्रोटॉन निकला था उसको ले करके किस में कन्वर्ट कर देगा, RNH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आइसोटोपिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे के लिए प्रतीक्षा।